तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि म्यूरियम अलायंस में चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहां पर मोजोंग क्लैन का एक लीडर है जो कि अब नया लीडर बनना चाहता है और मास्टर जीगाल से आकर बहस कर रहा था और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी जहां पर म्यूरियम अलायंस के लीडर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जहां पर ग्रैंडफादर वापस आने वाले हैं, यानी कि पुराने लीडर जो है वापस आने वाले हैं। तो मास्टर जीगाल से कहते हैं ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हमें जहां पर उनकी सर्च को बंद कर देना चाहिए, उनको ढूंढना बंद कर देना चाहिए और अलायंस के बारे में सोचना चाहिए। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है शुई के रूम का दिखाया जाता है, जहां पर शुई अपने ग्रैंडफादर के कपड़े का एक टुकड़ा लेकर बैठी होती है। उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं बेटा तुम इतनी रात के वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है फादर मुझे बताएं क्या ग्रैंडफादर के कोई चांसेस हैं कि वो जिंदा हो सकते हैं। तो वो आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर इतनी आसानी से नहीं मर सकते, तुम्हारे दादाजी अभी तक जिंदा हैं। शुई कहती है कि मैं अपने दादाजी को ढूंढने के लिए जो हो सका वो जरूर करूंगी, मुझे अपने दादाजी चाहिए, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन हमारे वुजुन का दिखाया जाता है कि वुजुन के घर के ऊपर दादाजी की आंखें खुलती है। वो रिकवर करने के बाद आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि ये क्या मैं जिंदा हूं। फिर साथ ही वो कहते हैं कि वहां पर उसकी डिस्पर्सन पॉइजन की वजह से मेरी बॉडी के अंदर सारी की सारी एनर्जी चली गई, लेकिन मैं यहाँ पर सरवाइव कैसे कर गया। वहां पर कुछ असैसन थे जिन्होंने मेरे पर अटैक किया। लगता है कि ये भी हीवन की मर्जी होगी कि मैं अभी तक जिंदा हूं, मैं अभी तक मरा नहीं हूं, लगता है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा। और साथ ही वो हंस रहे होते हैं। तो हमारा वुजुन वहां पर पहुंचता है और उसे कहता है कि देखो तो जरा, इतनी बुरी तरह जख्मी होने के बाद जब तुम्हें 1 महीने के बाद होश आई है तब भी तुम यहाँ पर हंस रहे हो, तुम्हारे अंदर हंसने की एनर्जी बाकी है। तो वुजुन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे बचाया है। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हें बचाया है, मेरा नाम डैन वुजुन है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तो बस यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दी थी और हमारी किस्मत में लिखा हुआ था और तुम मेरी बोर्ड के साथ टकरा गए, मैं तुम्हें उठाकर वापस ले आया। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि तुम्ही ने मेरी जान बचाई है और मुझे लगता है कि जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, तुमने मुझे वार्निंग दी थी कि मार्शल आर्टिस्ट किसी वक्त भी मर सकता है। वुजुन उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी म्यूरियम अलायंस को इस बारे में बता सकता हूँ, हमने अभी तक तुम्हारी म्यूरियम अलायंस को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं मैं नहीं चाहता कि उनको बताओ। तो क्योंकि वो साथ ही सोच रहे होते हैं कि अगर वो यहाँ से वापस म्यूरियम अलायंस में चले जाते हैं तो वो सभी लोग उन्हें देखकर कितना ज्यादा खुश होने वाले हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि ये एक बेकार इंसान बन चुके हैं, इनके पास की पावर भी नहीं है और साथ ही एक बाजू भी कट चुका है, तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो वो कहते हैं नहीं मैं नहीं चाहता, कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। तुम्हारा वुजुन कहता है कि हाँ तुम रह सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रहने की एक ही कंडीशन है, तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा, मुफ्त में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और अगर तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाजत नहीं दे सकता, ना ही तुम्हें मुफ्त का खाना खिला सकता हूँ। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर एक बुढ़े आदमी को कह रहे हो जो कि मरने के लिए बिस्तर पर पड़ा है, उसे कह रहे हो कि काम करना होगा। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, छोटा हो या बड़ा हो, इस घर में रहने का सिर्फ एक ही रूल है कि तुम्हें काम करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आज से ठीक हो गए हो तो फिर आज से उठकर अपना काम स्टार्ट करो, क्योंकि मैं मुफ्त का खाना किसी को नहीं खिलाता। और इसी के साथ ही वो चला जाता है, जबकि ग्रैंडपा उठकर बैठ जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि वहां पर जब मेरे पर अटैक हुआ था 3 असैसिन्स ने सामने से मेरे पर अटैक किया था, लेकिन उस वक्त मुझे एक और बंदे की प्रेजेंस वहां पर मौजूद हुई थी जो उनके पीछे खड़ा था। अब मुझे ये नहीं पता कि वो बंदा कौन था, लेकिन वो काफी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि इस वक्त की सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि इस वक्त म्यूरियम अलायंस के नए लीडर को चूज करने के लिए इलेक्शंस होने वाले थे जिसमें नया लीडर चूज किया जाना था और इसी वक्त मेरे पर अटैक किया। मुझे लगता है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, यानी कि उन सभी लोगों ने जानबूझकर यह किया है, दुश्मन को पहले से पता था, इसी वजह से उन्होंने मुझे अकेला करके मुझे मारने की कोशिश की। तो वो कहते हैं अब यहाँ पर किया भी क्या जा सकता है। लगता है कि जिसने मेरे पर अटैक किया था उसका मकसद यह है कि म्यूरियम अलायंस का नया लीडर बनना है। नेक्स्ट सीन फिर से उसी जगह का दिखाया जाता है, आनयांग प्रोविंस का, जहां पर ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक हुआ था। तो शुई उस वक्त उस जगह के ऊपर मौजूद होती है और उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं उन लोगों ने बहुत ही सीक्रेटिव अटैक किया था, यानी कि ग्रैंडफादर के पास बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। शुई उसे कहती है लेकिन मुझे लगता है ग्रैंडफादर अभी तक जिंदा है। तो फादर उसे कहते हैं हाँ इसी वजह से तो मैं यहाँ पर अपने लोगों को, पूरे नैमगोंग क्लैन के लोगों को मैंने यहाँ पर ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए लगाया हुआ है ताकि उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। कहती है लेकिन आप यहाँ पर बार बार ये क्यों कहते हैं कि उनके बचने के चांसेस कम है, क्या आपको लगता है कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होंगे। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि हाँ वो बहुत ही बुरी कंडीशन में हो सकते हैं, क्योंकि की डिस्पर्सिंग पॉइजन की वजह से उनके पास की पावर भी नहीं है। शुई कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ग्रैंडपा को ढूंढूंगी और उसके बाद दोबारा से उन्हें रिकवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर साथ ही उन्हें एक और बंदे की आवाज आती है, उनका एक साथी चिल्लाकर कहता है कि सर जहां पर आए जहां पर भी खून का एक दाग लगा है, और वो लोग भागते हुए उस तरफ जाते हैं तो वहां पर उन्हें खून का ब्लड स्टेन दिखाई देता है। तो फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये ब्लड स्टेन ये किस तरफ लेकर जाता है। तो वो लोग कहते हैं ये ब्लड स्टेन जो ये डोंगटिंग लेक की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो लोग कहते हैं क्या डोंगटिंग लेक की तरफ आगे बढ़ता है। वो जल्दी से अपने लोगों से कहते हैं कि जल्दी से एक बोट भेजो, यहाँ पर बोट लो और जाकर पूरी की पूरी डोंगटिंग लेक के अंदर जाकर देख कर आओ, जिस तरफ नदी का बहाव उस तरफ देख कर आओ। क्योंकि फादर वहां पर सोच रहे होते हैं कि शुई के ग्रैंडफादर जो थे वो म्यूरियम अलायंस के लीडर थे और साथ ही स्वॉर्ड एम्परर कहलाते थे, यानी एक बहुत ही पावरफुल
फिगर थे, वो नैमगोंग फैमिली की एक निशानी थी, नैमगोंग फैमिली का सिंबल भी थे। पूरी की पूरी म्यूजियम लाइंस उनके नाम से जानी जाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर उनकी की डिस्पर्स हो चुकी है और साथ ही वो अटैक की वजह से जख्मी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी दोबारा वापस आना चाहेंगे। अगर वो जिंदा भी हैं तो वो किसी जगह के ऊपर छुप कर बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर वो वापस आ भी जाते हैं तब भी उनके वापस आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी उनकी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके होंगे। लोग वहां पर से खून के दागों का पीछा करते करते डोंगटिंग लेक तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वो जहां तक पहुंचे होंगे। शुई कहती है कि आपको क्या लगता है कि इससे आगे वो कहां पर गए, क्या वो नदी के अंदर गिर गए? तो उसके डैड उसे कहते हैं कि हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि वो इसी नदी के अंदर चले गए हैं। मैं अपने लोगों को यहाँ पर आसपास नदी के तमाम इलाकों में जहां तक नदी जाती है वहां पर उनको भेज दिया है ताकि वो जाकर उन्हें ढूंढ सकें। उनके साथी उसे कहते हैं कि मास्टर जीगाल भी यहाँ पर आसपास के इलाकों में उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो फादर कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ खुद ये काम करना है, सिर्फ और सिर्फ नैमगोंग फैमिली के लोग ही यहाँ पर ग्रैंडफादर को ढूंढने की कोशिश करें। वो कहते हैं ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में फिर से वहीं का दिखाया जाता है वूचुन के घर का, जहाँ पर शुई बहुत ज्यादा खुश होती है। ग्रैंडफादर शुई के साथ खेल रहे होते हैं और उससे तो यहाँ पर ग्रैंडफादर मिल गया, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है, जबकि समाते और मूजिन दोनों ही काफी हैरान होते हैं। वो लोग वहां पर खड़े खड़े देख रहे होते हैं। समाते कहता है कि आखिर इस बुढ़े आदमी के साथ मसला क्या है, ये जब से यहाँ पर आया कोई काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सोमी के साथ खेलता रहता है। ये बहुत ही बुरी तरह जख्मी था, एक बासु काट चुका था, लेकिन 15 दिन में ये उठकर खड़ा हो गया। तब से ये उठकर खड़ा हुआ है, तब से सोमी की क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोनों रोजाना मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। वो ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा चलो आज हम लोग जाकर एक बड़ी सी ईल पकड़ कर लाते हैं, उसको पकड़ कर लाएंगे, उसको पकाकर खाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होगी। तो ग्रैंडपा से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग ईल को पकड़ सकते हैं? उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं एक बड़ी से बड़ी ईल को भी पकड़ सकती हूँ। और उसके बाद आपके पास आपका राइट आर्म तो है ना, जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आप अपने राइट आर्म के साथ उसको आसानी से बाहर खींच सकते हैं। मुझे लगता है कि पानी में कोई भी ऐसी बड़ी फिश नहीं है जिसे आप अपने राइट आर्म के साथ नहीं पकड़ सकते, आपकी राइट आर्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ रही होती है, जबकि ग्रैंडफादर वहां पर साथ ही अपने लेफ्ट आर्म की तरफ देखते हैं कि उनका लेफ्ट आर्म जो है वो कट चुका है, तो वो इस बारे में काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है, ये पानी की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर मछली पकड़नी है। तो रास्ते में जाते हुए ग्रैंडफादर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर बहुत ज्यादा बोर हो जाती होगी, क्योंकि ये जगह जो है ये मेन सिटी से बहुत ज्यादा दूर है, जंगल के अंदर रहना वो भी अकेले काफी ज्यादा अजीब लगता होगा, तुम्हारा स्कूल भी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हें ऐसा बोरिंग नहीं लगता? तो सोमी कहती है कि मुझे बोरिंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं रात को सोकर सुबह उठूंगी और स्कूल जाऊंगी, वहां पर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और जब मैं वहां से वापस आऊंगी तो मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी। तो इसी वजह से मुझे ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दोस्त भी है और मेरे पास फैमिली भी है, और मेरी लाइफ इस वक्त बहुत ज्यादा हैप्पी गुजर रही है। जैसे कि ग्रैंडपा आपको यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने अपने लेफ्ट आर्म को खो दिया तो कोई बात नहीं, आपके पास राइट आर्म तो है, आप अपने राइट आर्म के साथ मेरा हाथ पकड़ सकते हैं और हम दोनों यहाँ पर सामने की तरफ चल सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको इस बात का शुक्र मनाना चाहिए? तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे यहाँ पर अपने राइट आर्म के साथ ही सब कुछ करना चाहिए, ना कि मुझे यहाँ पर लेफ्ट आर्म को लेकर परेशान होना चाहिए। ग्रैंडपा उसकी बातें सुनने के बाद इतना असर लेते हैं कि वो तलवार लेकर प्रैक्टिस करने के लिए निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे पास एक बाजू नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मुझे दूसरे बाजू के साथ ही यहाँ पर अपने आप को इसके साथ डालना होगा और इसी को इस्तेमाल करना सीखना होगा। और वो तलवार लेकर वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर एपिसोड 38 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।